Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 1st December 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about second quarter GDP growth rate data of Indian economy. And this topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. तो देखिए काफ़ी सरल सा न्यूज़ है कि इंडियन इकोनॉमी हैज़ रजिस्टर्ड अ ग्रोथ रेट ऑफ 8.4% इन सेकेंड क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 2021-22, यानी कि जो क्वार्टर जुलाई से लेकर के सितंबर वाला क्वार्टर है उसमें हमने 8.4% का ग्रोथ रेट रजिस्टर किया है हमारी इकोनॉमी ने। वही अगर बात की जाए कि लास्ट फिस्कल ईयर के इसी सेकेंड क्वार्टर में हमारी अगर ग्रोथ रेट की बात की जाए तो इट वाज समवेयर इन निगेटिव। हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट की थी बाई 7.4% इन दिस सेकेंड क्वार्टर ऑफ लास्ट फिस्कल ईयर। उस टाइम में आपको पता है कि कोरोना पैंडेमिक के कारण इंडिया भर में लॉकडाउन चल रहे थे और लॉकडाउन का नेगेटिव इम्पैक्ट ये था कि हमारी इकोनॉमी रादर देन ग्रोइंग इट कॉन्ट्रैक्टेड बाई 7.4%। तो अब एक चीज़ और आपको इस बात से समझ आएगी कि ये जो ग्रोथ रेट दिख रहा है आपको 8.4% का, ये ग्रोथ रेट के पीछे कहीं ना कहीं बेस इफेक्ट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। बेस इफेक्ट कि पिछले साल का ग्रोथ रेट, आपको एक बात तो पता है कि किसी भी क्वार्टर का ग्रोथ रेट निकाला जाता है विथ रिस्पेक्ट टू द सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट फिस्कल ईयर। तो इसी क्वार्टर में लास्ट फिस्कल ईयर में हमने, यानी कि सेकेंड क्वार्टर ऑफ दिस ईयर, सेकेंड क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 2021-22, उसमें हमारा ग्रोथ रेट 8.4% इसलिए भी दिख रहा है अच्छा खासा ग्रोथ रेट क्योंकि इसी क्वार्टर में हमने लास्ट ईयर काफ़ी हमारी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस ख़राब रही थी बिकॉज ऑफ पैंडेमिक एंड लॉकडाउन। तो बेस काफ़ी छोटा था लास्ट ईयर और बेस काफ़ी छोटा होने के कारण उसके तुलना में 8.4% का ग्रोथ रेट हमने इस साल रजिस्टर कर लिया। तो दिस 8.4% कुड नॉट और शुड नॉट बी सीन एज अ मैसिव रिकवरी। ठीक है, अच्छी बात है कि वी आर रिटर्निंग टू द नॉर्मल सिनेरियो, लेकिन आप देखिए यहाँ से इसे समझिएगा कि कोरोना से पैंडेमिक से पहले सेकेंड क्वार्टर में हमारी कमाई लगभग 35,61,000 करोड़ थी और अब कोरोना के बाद इसी सेकेंड क्वार्टर में हमारी कमाई लगभग 35,73,000 करोड़ है। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमने नहीं कर लिया है, लेकिन चूंकि पिछले साल बिकॉज ऑफ कोरोना एकाएक से 35 लाख से घट के हम 32,96,000 करोड़ पे आ गए थे, इसलिए इसके तुलना में चूंकि किसी भी क्वार्टर का ग्रोथ रेट हम निकालते हैं उसी क्वार्टर के तुलना में ऑफ लास्ट फिस्कल ईयर, तो इसके तुलना में अच्छी रिकवरी दिख रही है, 8.4% की रिकवरी दिख रही है। अदरवाइज प्री पैंडेमिक लेवल से हमने कोई बहुत ज़्यादा अभी तक ग्रो नहीं किया है, बट येस दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेशन कि अब हमारी इकोनॉमी रिकवर कर रही है, इट इज़ मूविंग बैक टू द नॉर्मल फेज या नॉर्मल जोन में। तो इसको कहा जा रहा है वी शेप रिकवरी। हमारी इकोनॉमी जो है वो वी शेप रिकवरी कर रही है। तो दो बातें मैंने आपको बताई, पहला कि ग्रोथ रेट अच्छा खासा दिख रहा है 8.4% का, बट इट इज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ बेस इफेक्ट, और दूसरा इंडियन इकोनॉमी इज नाउ रजिस्टरिंग अ वी शेप रिकवरी। तो क्या होता है वी शेप रिकवरी या यू शेप रिकवरी, वो जरा समझिए। देखिए V-shape recovery of an economy is when it rebounds very sharply after recession। रिसेशन, मान लीजिए कि इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, उसके बाद शार्प तरीके से अगर ग्रो करे, रिबाउंड करे, तो उसको हम लोग कहते हैं कि इकोनॉमी इज रजिस्टरिंग और हैज़ सोन वी शेप रिकवरी। लेकिन वही अगर इकोनॉमी रिसेशन में जाने के बाद, यानी कि स्लो डाउन में जाने के बाद बहुत धीरे धीरे रिकवर करे, तो उसको हम लोग कहते हैं यू शेप्ड रिकवरी। व्हेन रिकवरी इज़ वेरी स्लो आफ्टर रिसेशन, तो ये देखिए पिंक येलो कलर से जो हमने दिखाया है, दिस इज़ यू शेप्ड रिकवरी और ये है वी शेप्ड रिकवरी। इंडियन इकोनॉमी की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि ये जो रिकवरी हमारी इकोनॉमी अब दिखा रही है, प्री पैंडेमिक लेवल पे हम यहाँ पे थे, पैंडेमिक के टाइम में यहाँ है, वापस से जो रिकवरी हम दिखा रहे हैं, दिस कुड बी नोन एज वी शेप्ड रिकवरी। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट। इट इज अबाउट इंडिया श्रीलंका फिशरमैन इशू। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए हाल फिलहाल में क्या न्यूज़ निकल के आई है कि हमारे इंडिया के
तमिलनाडु स्टेट्स के कुछ फिशरमैन, उन्होंने इंडिया श्रीलंका के बीच में जो मैरी टाइम बाउंड्री है, जैसे लैंड पे बाउंड्री होती है दो देशों के बीच में, वैसे ही ओशन में भी जो बाउंड्री होती है दो देशों के बीच में, उसको कहा जाता है मैरी टाइम बाउंड्री। इधर का एरिया कहा जाएगा इंडिया को बिलोंग करता है और इधर का एरिया कहा जाएगा श्रीलंका को बिलोंग करता है, उसके बीच का जो लाइन होता है उसको कहते हैं मैरी टाइम बाउंड्री। तो कुछ इंडियन फिशरमैन, तमिलनाडु से इंडियन फिशरमैन, दे क्रॉस्ड मैरी टाइम बाउंड्री एंड देन दे वर कैप्चर्ड by Sri Lankan Navy. Some of them were beaten also by Sri Lankan Navy, and then India registered a complaint with Sri Lankan authority against such misbehavior by the Sri Lankan Navy towards Indian fishermen. तो इस आर्टिकल की मदद से, अब ये अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये न्यूज़ आपसे नहीं पूछा जाएगा कि बताओ कौन से तारीख को किसको श्रीलंकन नेवी ने पीटा था इंडियन फिशरमैन को, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। लेकिन इस आर्टिकल की मदद से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये इंडियन फिशरमैन बार बार श्रीलंकन वाटर में जाते क्यों हैं, क्योंकि ये कोई एक या दो फिनोमेना नहीं, इट्स नॉट एन आइसोलेटेड इशू। इंडियन फिशरमैन आए दिनों अक्सर यू फाइंड सच न्यूज़, यू कम अक्रॉस सच न्यूज़ कि इंडियन फिशरमैन क्रॉस्ड इन मैरी टाइम बाउंड्री, दे एंटर इनटू श्रीलंकन वाटर एंड देन दे आर कैच्ड देयर। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि वाई इंडियन फिशरमैन फ्रीक्वेंटली मूव इनटू श्रीलंकन वाटर, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इंडियन फिशरमैन एंटरिंग इनटू श्रीलंकन वाटर। इसके पीछे तीन मेन कारण बताए जाते हैं। एक तो श्रीलंकन साइड में फिशेस ज़्यादा हैं, श्रीलंकन वाटर इज मोर रिच इन फिशेस, ऐसा क्यों है वो भी समझेंगे। दूसरा कारण है कच्चातीवू आइलैंड और तीसरा कारण है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इन तीनों ही कारणों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो देखिए श्रीलंकन साइड, यहाँ जब आप देखिए श्रीलंका के यहाँ पे जाफना प्रोविंस है नॉर्दर्न टिप पे, और श्रीलंकन साइड का जो वाटर है यहाँ पे फिशेस की पॉपुलेशन अच्छी खासी है, फिशेस की जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है इट इज़ क्वाइट हाई। इसके पीछे कारण ये है कि श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर्स चले फॉर अबाउट 30 ईयर्स, फ्रॉम 1976 टू 2009। आई होप आपको श्रीलंकन सिविल वॉर के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, जब श्रीलंका की जो वहाँ की जो मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन है एंड वहाँ की जो तमिलियन पॉपुलेशन है उनके बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहे थे। तो सिंघाला जो पॉपुलेशन है श्रीलंका की, वो मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन है वहाँ की, वो बुद्धिस्ट लोग हैं और उनकी लैंग्वेज भी सिंघाली लैंग्वेज है, जबकि तमिलियन लोग लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हैं श्रीलंका के अंदर, वो नॉर्दर्न प्रोविंस में रहते हैं और इनके बीच में काफ़ी टाइम से कन्फ्लिक्ट चल रहा था, लगभग 30 सालों तक, सिंघाला एंड तमिल्स कन्फ्लिक्ट। और इस कन्फ्लिक्ट के कारण, इस सिविल वॉर के कारण इस एरिया में कोई बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्टेड रहीं, और आप समझिए तो फिशिंग एक्टिविटीज़ भी बहुत हद तक लिमिटेड रहीं, रिस्ट्रिक्टेड रहीं। फिशिंग एक्टिविटी जो है वो ट्रेडिशनल तरीके से चलती रही, लेकिन वो मास स्केल पे फिशिंग इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई। तो मास स्केल पे फिशिंग इंडस्ट्री ना डेवलप होने के कारण, बिकॉज ऑफ सिविल वॉर, यहाँ पे फिशेस की बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुई, फिशेस की पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा डिप्लीशन नहीं हुई, और इस कारण से इस एरिया में आज भी फिशेस की तुलना और ये फिशेस के नंबर जो हैं या प्रोडक्टिविटी जो है वो इंडियन वाटर्स की तुलना में ज़्यादा है। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट श्रीलंकन सिविल वॉर, देन यू कैन रेफर आवर न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 10 फरवरी 2020 इंटरनेशनल सेगमेंट। वहाँ पे आपको श्रीलंकन सिविल वॉर के बारे में डिटेल में समझाया गया है। तो एक तरफ तो श्रीलंकन सिविल वॉर के कारण, श्रीलंका में सिविल वॉर के कारण यहाँ पे ज़्यादा आप समझिए मॉडर्न या सोफिस्टिकेटेड फिशिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हुआ या फिशिंग इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई। दूसरी तरफ इंडियन साइड के वाटर में हम लोगों ने अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस की। अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस मैंने आपको उस टाइम में भी कराया था जब मैं वर्ल्ड फिशरी डे करा रहा था, कि कैसे हमारे यहाँ पे ट्रॉलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह के बड़े बड़े ट्रॉलर फिश का इस्तेमाल किया जाता है, ट्रॉलर नेट्स का, जिसमें दो शिप्स के बीच में इतना बड़ा नेट बांध दिया जाता है फिशेस को पकड़ने के लिए। तो नेचुरली द इकोसिस्टम विल गेट डिस्ट्रॉयड, मरीन इकोसिस्टम, इस तरह के इकोसिस्टम गेट्स डिस्ट्रॉयड, दिस लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ फिशेस पॉपुलेशन। ऐसा होता है कि फिशेस की जब हम इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो फ्यूचर में फिशेस की पॉपुलेशन को रीजनरेट कर पाना मुश्किल हो जाता है। और यही किया हमने इंडियन साइड के वाटर में, वहीं श्रीलंका साइड के वाटर में
ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा, इस तरह के अनसस्टेनेबल हमने फिशिंग किया, जैसे डायनामाइट फिशिंग वगैरह, इसमें डायनामाइट की मदद से फिशेस के हैबिटेट को, इकोसिस्टम को हमने डिस्ट्रॉय किया इन ऑर्डर टू कैच फिशेस। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारे साइड में फिशेस के हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और इकोसिस्टम पूरी तरह से बिगड़ चुका, और इस कारण से फिशेस की पॉपुलेशन रिवाइव नहीं कर पा रही है, जबकि श्रीलंकन साइड में फिशेस की पॉपुलेशन अच्छी खासी है। और यही कारण है कि इंडियन फिशरमैन मैरीटाइम बाउंड्री को क्रॉस करके श्रीलंकन साइड में बहुत बार इंटर कर जाते हैं और फिर उस टाइम में वो श्रीलंकन नेवी द्वारा या कोस्ट गार्ड्स द्वारा पकड़े जाते हैं, एंड देन इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक टेंशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। दूसरा कारण इंडिया श्रीलंका के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का है कचातीवू आइलैंड। यहां पे देखिए कहीं है कचातीवू आइलैंड। ये कचातीवू आइलैंड इज ऑन द मैरीटाइम बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका ने मिल करके आपस में मैरीटाइम बाउंड्री फाइनलाइज किए एज ए रिजल्ट ऑफ 2 अग्रीमेंट्स। वन वॉज साइंड इन 1974, अनदर वन वॉज साइंड इन 1976। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी एंड श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर श्रीमाओ बंदरानाइके साइनिंग इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट। तो 1974 और 1976 में 2 अग्रीमेंट्स टोटल मिला करके हमने ये मैरीटाइम बाउंड्री इंडिया और श्रीलंका के बीच में फाइनलाइज किया था। और ये मैरीटाइम बाउंड्री पे ही बिल्कुल पड़ता है ये कचातीवू आइलैंड, जो पहले इंडिया के पोजीशन में था। मैरीटाइम एग्रीमेंट साइन करने से पहले ये हमारे पास था, लेकिन हमने जब मैरीटाइम एग्रीमेंट साइन किया तो ये कचातीवू आइलैंड हमने श्रीलंका को दिया। वी कंसीडर दिस कचातीवू आइलैंड टू श्रीलंका। अब ये जो कचातीवू आइलैंड है ये ट्रेडिशनली यहाँ के तमिलनाडु फिशरमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। यहाँ के फिशरमैन चलते हैं फिशिंग करने के लिए, दिन भर फिशिंग करने के बाद शाम को वहाँ पे वो कचातीवू आइलैंड पे रुक जाते हैं। वो अगले दिन वो अपने फिशिंग नेट्स को सुखाते हैं, फिर आसपास में फिशेस को पकड़ते हैं। ये ट्रेडिशनली 100 सालों से भी ज़्यादा टाइम से ये ऐसा करते आ रहे हैं। सो कचातीवू आइलैंड हैज़ बिन पार्ट ऑफ देयर फिशिंग ट्रेडिशन, फिशिंग कल्चर, और इसी कारण से आज भी वो कचातीवू आइलैंड पे चले जाते हैं, क्योंकि उनके पहले से ही पुराने जनरेशन से उनकी एक आदत है, तौर तरीका है कि अपने फिशेस को पकड़ेंगे, फिर कचातीवू आइलैंड पे रुकेंगे और फिर रिटर्न आएंगे। और कचातीवू आइलैंड अब श्रीलंकन सरकार को हम दे चुके हैं एज ए रिजल्ट ऑफ दिस अग्रीमेंट साइंड इन 1974 एंड 1976 मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। और अब कचातीवू आइलैंड जब श्रीलंका के पास है तो हमारे फिशरमैन जब उस पर जाते हैं तो वो पकड़े जाते हैं। अब ये भी जरा समझ लेते हैं कि आखिर कचातीवू आइलैंड हमने श्रीलंका को दिया क्यों, वाई वी कंसीडर्ड इट। तो आपको एक बात और पता होगी कि 1974 में हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया। कैसा है कि 1968 में चाइना न्यूक्लियर वेपन बना चुका था, फॉर्मल तरीके से न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर चुका था। अब इंडिया प्रेशर में था, दूसरी तरफ पाकिस्तान बार बार धमकी देता था कि हम तुम्हारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। अब हम देखो, पाकिस्तान के पास तो न्यूक्लियर वेपन था नहीं, लेकिन हमें जिस तरह से वो, जिस कॉन्फिडेंस में वो धमकी देता था, हमें लगता था कि कहीं ना कहीं से वो न्यूक्लियर वेपन सोर्स कर रहा है, या तो यूएस से नहीं तो चाइना से। सो इट हैड क्रिएटेड ए ह्यूज प्रेशर ऑन इंडिया, सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया। और इस कारण से, इस प्रेशर में फिर इंडिया ने 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट किए, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए। उस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। वैसे पूरी दुनिया को हमने कहा कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था फॉर पीसफुल पर्पसेस ओनली, इससे हम वेपन नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी पूरे दुनिया ने हमारे ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। आपको पता है कि उसके बाद NSG एक ग्रुप बनाएगी ताकि इंडिया और इंडिया जैसे देशों को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर मटेरियल ना दिया जाए। तो दुनिया के तमाम देश, इंडिया ने जब ये न्यूक्लियर टेस्ट किया तो दुनिया के तमाम देश एंटी इंडिया हो गए। इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर बन चुका था, और ऐसे हालात में इंडिया को अपने पड़ोसी देशों के सपोर्ट की ज़रूरत थी, खासकर श्रीलंका की। श्रीलंका की सपोर्ट हमें इसलिए चाहिए थी क्योंकि श्रीलंका में अगला नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट समिट होने वाला था। तो श्रीलंका वाज टू होस्ट 1976 नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट समिट, और इंडिया उम्मीद कर रहा था कि अगर श्रीलंका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट समिट को होस्ट कर रहा है और कहीं अगर हम श्रीलंका को कन्विंस कर पाते हैं अपने फेवर में, तो फिर श्रीलंका हमारी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के मीटिंग्स में मदद करेगा, जिससे तमाम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के मेंबर्स हैं उनका सपोर्ट हमें मिलेगा, और जो ये इंटरनेशनल प्रेशर हमारे ऊपर बिल्ड हो रहा आफ्टर स्माइलिंग बुद्धा, उसको कुछ हद तक हम लोग डिफ्यूज कर पाएंगे। तो आप समझिए कि कचातीवू आइलैंड वाज ए काइंड ऑफ सैक्रिफाइस और ए काइंड ऑफ गिफ्ट गिवन बाय इंडिया टू श्रीलंका in order to diffuse the pressure that was building upon India after Operation Smiling Buddha test that was conducted by India in 1974.
और तीसरा कारण क्यों श्रीलंकन साइड में फिशेस ज़्यादा है, इंडियन साइड में कम है, क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो फिशेज होती हैं वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे होती हैं, जैसे डीप सी में फिशेज नहीं होती हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे होता कैसा है कि चूँकि धरती ज़्यादा, ये जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होती, तो इस पे जो भी मैरीटाइम प्लांट्स उगते हैं वहाँ से न्यूट्रिएंट्स ऊपर आते रहते हैं और फिशेस को मिलते रहते हैं खाने के लिए। तो दैट इज़ द रीज़न वाई फिशेस ऑलवेज प्रेफर टू लिव ऑन द एरियाज अबोव कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो ये जैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला एरिया है, यहाँ पे फिशेस रहना पसंद करेंगे, दे वुड नॉट लिव इन दिस एरिया बिकॉज यहाँ पे उनको कुछ खाने को नहीं मिलेगा। अब अगर आप तमिलनाडु वाला एरिया देखें तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ काफ़ी नैरो है, तो यहाँ पे इसलिए फिशेस नेचुरली ज़्यादा नहीं होती और इसी कारण से हमारे जो फिशरमैन हैं वो फिर ब्रॉड कॉन्टिनेंटल शेल्फ की तरफ आते हैं, इस साइड में आते हैं और इस चक्कर में कभी कभार वो गलती से मैरीटाइम बाउंड्री क्रॉस कर जाते हैं। तो फिशरमैन एक इशू, एक मेजर प्रॉब्लम है इंडिया श्रीलंका के बीच में। ये काफ़ी टाइम से रेकरेंट कन्फ्लिक्चुअल रीजन बन चुका है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, और इंडिया ने कई दफ़ा इसके सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश की। फॉर एग्जांपल, इंडिया यहाँ के फिशरमैन को किसी ऑल्टरनेट लाइवलीहुड में लगाना चाहता है। इंडिया कोशिश कर रहा है कि जो अनसस्टेनेबल फिशिंग मेथड्स हैं, जैसे डायनामाइट फिशिंग वगैरह या ट्रॉलर फिशिंग, इसको ख़त्म कर दिया जाए। उसके अलावा इंडिया ने इंडियन नेवी को या कोस्ट गार्ड्स को भी डिप्लॉय किया है इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम बाउंड्री पे, ताकि इंडियन फिशरमैन उसको क्रॉस ना कर पाए मैरीटाइम बाउंड्री को और श्रीलंकन वाटर में ना इंटर करें। उसके अलावा इंडिया ने प्रपोज किया श्रीलंका के साथ एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने का, ताकि इंडिया और श्रीलंका का ये जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है वो मिल करके कुछ ज्वाइंट सॉल्यूशन निकाले ऑफ दिस फिशरमैन इशू। लेकिन ये जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है, इसके कई सारे राउंड के मीटिंग हो चुके हैं सिंस 2016। नवंबर 2016 में इसकी पहले राउंड की मीटिंग थी, दिसंबर 2020 में इसकी लास्ट राउंड की मीटिंग हुई थी ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। लेकिन अभी तक इस फिशरमैन इशू पे कोई भी सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सका है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from economic segment. It is about core sector output that has grown by 7.5%. तो लगभग सारे पैरामीटर्स अब नॉर्मल जोन में रिटर्न होते हुए दिख रहे हैं ऑफ इंडियन इकोनॉमी। दिस टॉपिक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर फॉर इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझते हैं कि कोर सेक्टर्स क्या होते हैं। देखिए, हमारे देश के 8 इंडस्ट्रीज़ को या 8 सेक्टर्स को कोर सेक्टर एक बताया गया है, कोर सेक्टर कैटेगराइज किया गया। दीज 8 इंडस्ट्रीज आर कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, सीमेंट एंड स्टील। इनको कोर सेक्टर इसलिए बोलते हैं कि बिकॉज दे आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हु ड्राइव आवर इकोनॉमी। दे हैव द पोटेंशियल टू ड्राइव आवर इकोनॉमी। अगर ये सेक्टर स्लो डाउन हो जाएंगे तो पूरी इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी। अगर ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप समझिए कि ये इकोनॉमी अच्छी चलेगी। इसमें भी, इन 8 में भी रिफाइनरी का वेटेज सबसे ज़्यादा है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर, फॉलोड बाय इलेक्ट्रिसिटी, जबकि फर्टिलाइजर का वेटेज सबसे कम है 2.63%। इनको कोर सेक्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे हैव मल्टीप्लायर इफेक्ट। अगर ये अच्छा करेंगी तो पूरी इकोनॉमी अच्छा करेगी, अगर ये खराब करेंगे तो पूरी इकोनॉमी खराब करेगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट। देयर परफॉर्मेंस गेट्स मल्टीप्लाइड। इफ दे डू गुड, इंटायर इकोनॉमी मल्टीप्लाइज, इंटायर इकोनॉमी परफॉर्म्स गुड। अगर कोर सेक्टर की बात की जाए तो कोर सेक्टर में है वैसे बस 8 इंडस्ट्रीज, लेकिन ओवरऑल हमारा जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है इसमें 40.27% का वेटेज है। देखिए, हमारे देश में जितनी भी इंडस्ट्री हैं, 407 तरह की इंडस्ट्रीज, 407 तरह की अलग अलग सेक्टर की इंडस्ट्रीज, उनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना हुआ पिछले महीने, उसको मेजर करने के लिए एक इंडेक्स हमने बनाया है। उसका नाम है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मंथली बेसिस पे बताता है कि हमारे देश के 407 इंडस्ट्रीज कितना कैसा परफॉर्म कर रही हैं। दिस इज कैलकुलेटेड बाय NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इट इज़ वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया, इट इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर जिसको ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी पॉलिसी मेकिंग करती है। अब ध्यान से देखिए, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इंडिया के 407 इंडस्ट्रीज़ का डाटा लिया जाता है और उनके ग्रोथ या डिक्लाइन को मेजर किया जाता है। उन 407 इंडस्ट्रीज में से बस 8 इंडस्ट्रीज हैं कोर सेक्टर्स, और इन 8 का अकेले वेटेज है 40.27% इन IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। बाकी के जो 399 सेक्टर्स हैं, दे आर नोन एज नॉन कोर सेक्टर्स, और 399 का वेटेज मिलाकर के लगभग 59.63% है, 59.73% है। और अकेले ये 8 इंडस्ट्रीज, इनका वेटेज इतना ज़्यादा है कि इनको कहा जाता है कोर सेक्टर। इनका वेटेज इन IIP इज 40.27%।
ये अगर 407 तरह की इंडस्ट्री बात की जाए तो एक उसमें से माइनिंग है, 405 तरह की मैन्युफैक्चरिंग और एक इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है। अब करंट न्यूज़ फ्रॉम कोर सेक्टर इज दैट कि कोर सेक्टर ने अक्टूबर महीने में, ये जो पिछला महीना बीता है, पिछले से पिछला महीना अक्टूबर महीने में 7.5% का ग्रोथ रजिस्टर किया है। वही अगर बात की जाए 8 कोर सेक्टर में 7.5% का ग्रोथ रजिस्टर हुआ है। वही सितंबर महीने में द ग्रोथ रेट वाज 4.5%। वहीं अगर बात की जाए पिछले साल अक्टूबर की तो उस टाइम में ग्रोथ रेट वाज -0.5%। अगेन इट वाज बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक एंड लॉकडाउन। अगर आप बात करें इस साल अप्रैल की, ये देखिए अभी तो अक्टूबर में तो हमने 7.5% का ग्रोथ रेट रजिस्टर किया कोर सेक्टर में, लेकिन अगर इस साल बात करें आप अप्रैल की तो अप्रैल महीने में, अप्रैल 2021 में हमने 62.6% का ग्रोथ रेट रजिस्टर किया। अगेन दिस इज बिकॉज ऑफ बेस इफेक्ट, क्योंकि ये जो 62.6% है इट इज विथ रेस्पेक्ट टू अप्रैल मंथ प्रोडक्शन ऑफ ईयर 2020। और आप ध्यान से सोचिए तो जो अप्रैल मंथ ईयर 2020 का था उस साल, उस टाइम में तो पूरे इंडिया भर में बहुत स्ट्रांग तरीके से लॉकडाउन चला था, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक के बाद अप्रैल महीने में तो सबसे ज़्यादा लॉकडाउन चला था। तो उस टाइम हमारा आईआईपी में और कोर सेक्टर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा गिर गया था। तो कोर सेक्टर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा गिरने के कारण इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2020, अप्रैल 2021 में कोर सेक्टर का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा दिख रहा है। इट इज़ अपेयरिंग समवेयर क्लोज टू 62.6%। और इसको फिर से आप कह सकते हैं एन इम्पैक्ट ऑफ बेस इफेक्ट, क्योंकि पिछले साल जिसके तुलना में, जो बेस है जिसके तुलना में ग्रोथ रेट हमने निकाला है अप्रैल 2021 का, वो बेस कौन सा था? अप्रैल 2020। और अप्रैल 2020 में बेस काफ़ी छोटा हो गया बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। इसी कारण से अप्रैल 2020 की तुलना में 62.6% का ग्रोथ रेट दिख रहा है इन द अप्रैल 2021। सो सच ए हाई स्पाइक इज बिकॉज ऑफ बेस इफेक्ट। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। सीईओ, न्यूली अपॉइंटेड सीईओ ऑफ ट्विटर इज मिस्टर पराग अग्रवाल। कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज इन मध्य प्रदेश। After Gujarat's Gir forest it is second home to India's Asiatic lion, absolutely correct, and it has been now given a status of national park in 2018. All the three statements are correct. That's all from our side for today. Thanks for watching.